ऐसे लेके अंग और अह तक स्वर माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे दो अक्षर हैं अंग और अह, हम इन दोनों को अयोग वहा कहते हैं, अयोग वहा कहते हैं। यदि हम इन दोनों की अलग अलग बात कर लें, अलग अलग बात करने पर एक को अनुस्वार और एक को विसर्ग कहा जाता है। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहा जाता है। और देखिए स्वरों की संख्या के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफी एग्जाम्स देखे हैं जिनमें स्वरों की संख्या पर क्वेश्चन आता है। यदि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वरों की संख्या होती है 11, 11 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। अब बात आती है कि स्वरों की संख्या जब टोटल स्वर 13 है तो फिर 10 या 11 कैसे हुए, इसमें 2 और 3 कैसे कम किए गए। अब देखिए बताते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के आधार पर, इसमें जब इसको उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, तो हमारे ध्वनि तंत्र के आधार पर इसमें ग की आवाज आती है और ग हमारा क्या है, व्यंजन। दूसरा, जब हम अह अर्थात विसर्ग को बोलते हैं तो उसमें है की आवाज आती है और है हमारा क्या है, व्यंजन, ये भी कम हो जाता है। और तीसरा हमारा रिरी, और रिरी को जब हम बोलते हैं तो हमारे इसमें रह की आवाज आती है और रह हमारा क्या, व्यंजन। इस प्रकार हमारे उच्चारण के आधार पर 3 स्वर कम हो जाते हैं और अब बचते हैं हमारे 13 में से 3 निकालकर ओनली 10। उसी प्रकार 11 कैसे बचते हैं, 11 में केवल अनुस्वार और विसर्ग को ही हटाया गया है। वहां पर कितनी संख्या बचती है हमारी, 10 बचती है। अब बात करते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। पहले देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या होती है 52, 52। और देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या का क्वेश्चन आता है तो 33 लगाना है। यदि कुल व्यंजन पूछा जाए तो 35 लगाना। क्यों होता है 35, 33? देखिए 13 स्वर हो गए हमारे। प्रत्येक लाइन में कचड़ तक की 5-5 वर्ण हैं, 5-5 वर्ण हैं और 5-5 ही लाइनें हैं। 5 पंजे हो जाता है हमारा 25। और हमारे ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो इनको अतिरिक्त व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। +2 कर लें तो हमारे हो गए यहाँ पर 27 हो गए। उसके बाद 4 ये, 4 ये और 4 ये, इस प्रकार हम जोड़ लेते हैं। 13 और 27 कितने हो जाते हैं हमारे, 40 और 4 तिया 12। इस प्रकार हमारे हो गए 52 वर्ण। इस प्रकार हमारी पूरी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। अब चलिए केवल हम वर्णों में स्वरों का आज भेद देखेंगे। कौन कौन से प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार से इनको बांटा गया है। व्यंजन के लिए हम अगली एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से। सबसे पहला हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसको स्वतंत्र स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लघु स्वर के भी नाम से जानते हैं। यदि हम मात्रा की बात करें तो ये केवल एक मात्रिक होते हैं। कितने, एक मात्रिक। एक मात्रिक होने के कारण ही इनको मात्रा के आधार पर बांटा गया। इसलिए एक मात्रिक होने के कारण ही इनको ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले संख्या होती है हमारी 4, और 4 संख्या कौन कौन सी है, छोटा ए, ई, उ और ऋ। कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स इसको मूल स्वर नहीं मानते हैं, इसको मूल स्वर नहीं मानते और वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी मूल स्वरों की संख्या 4 है और इसी से हम दीर्घ स्वरों का निर्माण करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा उच्चारण के आधार पर दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इसको कहते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब फ्रेंड्स 2 मात्रा वाले वर्ण। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। यहां पर बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि बड़े एग्जाम में क्वेश्चंस अलग आते हैं और छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस अलग आते हैं। पहले छोटे एग्जाम्स की बात कर लें। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है हमारी
दीर्घ स्वरों की संख्या होती है हमारी 7। ये केवल छोटे एग्जाम के लिए सीमित है, जैसे यूपीपी या फिर एसएसजीडी, इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चनों की संख्या इतनी, केवल दीर्घ स्वर इतने। लेकिन हम यदि लोअर पीसीएस की बात कर लें, बड़े लेवल के एग्जाम्स की बात कर लें, तब इस प्रकार का वहां पर क्वेश्चन नहीं आता कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। वहां पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब देखिए यहां पर हम दीर्घ स्वर बनाएंगे, खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इन मूल स्वरों से दीर्घ स्वर बनाएंगे। देखिए यदि हम बात करें, हमारा मूल स्वर है ए, उसके बाद यदि हम ए ले लें तो हमारे पास एक दीर्घ स्वर बन जाता है। यदि सेम हो तब ध्यान रखना बहुत ही। उसके बाद यदि हम ई के साथ ई को जोड़ें तो हमारी बड़ी ई का निर्माण होता है, यह भी दीर्घ स्वर है। उसके बाद यदि ऊ के साथ ऊ ले लें तब भी हमारे पास बड़ा ऊ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी दीर्घ स्वर और बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, बड़े लेवल में एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और छोटे एग्जाम में केवल दीर्घ स्वर 7 में से हम कोई सा बता सकते हैं। देखिए कौन कौन से बनते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों, ए के साथ यदि ई लें, ए के साथ यदि ई लें तो हमारा ए बनता है। यदि ए के साथ ऊ लें तो हमारा ओ बनता है। उसके बाद यदि ए के साथ ए लें हमारा बनता है आई। यदि ए के साथ ओ लें तो हमारा बनता है औ। अब देखिए संख्या करके देखते हैं। 4 ये, 3 ये, 4 और 3 7 और 4 हमारे ये, कितने हो गए हमारे 11। 11 वर्ण किन से बने? केवल 4 से बने। 4 वर्णों ने ही हमारे बाकी सबका निर्माण कर दिया है। अब बात यहाँ आती है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए। यदि क्वेश्चन आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब बताना हमको आंसर 7 ही बताना। लेकिन यदि पूछा जाए इस प्रकार का क्वेश्चन कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा ये ले लिया जाए, और तीसरा ऑप्शन हमारा ले लिया जाए ये, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो ले लिया जाए ये। अब बताइए, अब आप सोचेंगे कि सर आप तो यही बता रहे हो कि दीर्घ स्वर हैं सारे, लेकिन ये तो सब एक से हैं। ऐसा छोटे एग्जाम के लिए है, ध्यान रखना। बस बड़े एग्जाम में आने के बाद हमें दीर्घ स्वर केवल इनको बताना है, केवल इन 3 को ही दीर्घ स्वर बताना है। इनसे ज़्यादा यदि गए तो बड़े एग्जाम में आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। ये बहुत ही ध्यान रखना है। अब अगर हम इनको क्या कहें, फिर ये बचे हुए हैं इनको क्या कहें? इनको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है संयुक्त स्वर। मैंने काफी टीचर्स देखे हैं जो इनको केवल दीर्घ स्वर ही पढ़ा देते हैं, लेकिन वो अलग अलग इनको नहीं बताते, और नहीं बताते उसी से। अभी देखिए 30 सितंबर 2019 को लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी। पीसीएस, जबकि आप जानते हैं पीसीएस बड़ा अधिकारी लेवल की परीक्षा है, उसमें यह क्वेश्चन आया था। वहीं से एक क्वेश्चन मैंने आपको उठा कर दिया है। अब देखिए इसका तीसरा प्रकार और है, क्योंकि बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाएंगे। तीसरा प्रकार और है इसका मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, जिसको हम कहते हैं पिलुत या बर्तुल स्वर। पिलुत या बर्तुल स्वर। बर्तुल स्वर या पिलुत स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है नाटक के संवाद में, और इसके संबंधित जो हमारे सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। और कभी कभी जैसे हम ये लिख देते हैं ओम, ये जो हमारा बीच का सिंबल है, ये भी हमारा पिलुत स्वर का ही उदाहरण है।